हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं प्रोफेसर देवेश त्रिपाठी लेके आ गया हूँ अगला वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जिनको एक एक करके हमें डिस्कस करना है एंड वी विल बिगिन विद दीज। तो सबसे पहला जो वेक्टर है वो है पैरेलल वेक्टर। आप सभी अच्छे से जानते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल वेक्टर्स लगभग पैरेलल लाइंस जैसा ही एक कॉन्सेप्ट है, बट चूंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन बहुत ही स्पेसिफाइड होना चाहिए, इसीलिए मान लीजिए अगर मैंने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर और वो ईस्ट की तरफ इंडिकेटेड है, और वहीं पर मैं दूसरा वेक्टर लेता हूं जो कि बी वेक्टर है और ये भी ईस्ट की तरफ ही इंडिकेटेड है, तो आप अच्छे से देखकर मुझे बता सकते हैं कि ए और बी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और दो नॉन इंटरसेक्टिंग वेक्टर्स कैन बी पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन खास कंडीशन क्या है इनकी? सबसे पहली, दैट देयर डायरेक्शन शुड बी सेम। डायरेक्शन शुड बी सेम। अच्छा, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मॉड ए में हम इसको लिखते हैं दिस मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर सेम होना जरूरी नहीं है। तो कोई भी दो वेक्टर्स जो आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करें वो आपके पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं, प्रोवाइडेड उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? डायरेक्शन। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि किसी भी वेक्टर का, जैसे ये ए वेक्टर है, ये इसका अगर मैग्नीट्यूड है तो इसके डायरेक्शन को हम ए कैप से लिखते हैं। मैं आगे बताऊंगा यूनिट वेक्टर। तो अगर कोई पूछे कि कब एक वेक्टर पैरेलल होगा, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन शुड बी सेम, यानी कि ए का डायरेक्शन ए कैप शुड बी इक्वल टू बी का डायरेक्शन बी कैप। अगर ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन सेम हो जाता है तो ये हमारा कौन सा वेक्टर बन जाएगा? दिस विल बिकम पैरेलल वेक्टर, करेक्ट। अच्छा, पैरेलल वेक्टर के बाद सेकंड जो कैटेगरी है हमारी, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर जो है वो पैरेलल जैसा ही है, सिर्फ एक कंडीशन ऐड हो जाती है। पहली, डायरेक्शंस तो दोनों का सेम होना ही चाहिए। मैंने अभी बताया था कैप लगा दो माथे पर तो डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो ए वेक्टर है अगर इस तरीके का और बी वेक्टर भी इसी तरीके का ले लिया मैंने, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो पहली बात, दोनों का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? सेम। तो ये पहली कंडीशन हो गई इक्वल वेक्टर की। एंड इफ और नहीं, एंड मतलब ये भी होना चाहिए, तो ये तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ दोनों का मैग्नीट्यूड भी कैसा आना चाहिए? सेम। और मैग्नीट्यूड को आप जानते हो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड ऑफ ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो कोई भी दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम आए और जिनकी डायरेक्शन भी सेम आए, बोथ कंडीशन शुड सेटिस्फाई, बोथ should satisfy, then such a vector is what we call as equal vectors। तो कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? जब दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि इक्वल वेक्टर्स पैरेलल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर्स। बट क्या ऐसा कह सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल? नो, पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी वेक्टर, करेक्ट। तो आपको पता चला पैरेलल वेक्टर्स जो है वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनको पैरेलल होना ही पड़ेगा। तो इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल बट पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल। तो इसको आप स्टार करके नोट कर लीजिएगा, दैट ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर्स बट ऑल द पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल वेक्टर। तो यहां से हमें ये दो वेक्टर्स पता चले, फर्स्ट वन इज पैरेलल, सेकंड वन इज इक्वल। बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स हैं, है ना, छोटे छोटे से टर्म्स हैं। अच्छा, इक्वल और पैरेलल वेक्टर के बाद थर्ड वेक्टर है हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर। नाम से ही समझ में आ रहा है, पैरेलल, एंटी, एंटी, अंटी, उल्टा, है ना, एकदम उल्टा, जो हम सोच रहे हैं उसका एकदम अपोजिट। तो अगर मान लीजिए आपका ए वेक्टर आगे की तरफ है तो बी वेक्टर जो है वो एकदम उल्टा हो जाए। अच्छा, लेंथ सेम होना जरूरी है क्या? लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है ना। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर कोई भी दो वेक्टर्स इस तरीके के हैं कि ए का जो डायरेक्शन है और उसके एकदम अपोजिट आ जाए बी का डायरेक्शन, देन सच टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, नॉन इंटरसेक्टिंग होना जरूरी है, ऑब्वियसली 180 डिग्री का एंगल होगा तो नॉन इंटरसेक्टिंग रहेंगे। तो एक वेक्टर ए दूसरे वेक्टर बी से एंटी पैरेलल कब होगा? जब दोनों का डायरेक्शंस कैसा हो? अपोजिट हो एंड ये आपस में नॉन इंटरसेक्टिंग हो। तो टू नॉन इंटरसेक्टिंग vectors having directions
अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स को हम लोग बोल देंगे सीधा सीधा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एक और खास बात, पैरेलल वेक्टर्स में एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स का, मैं भी आपको बताता हूं, बट फिलहाल आप देख लें। पैरेलल वेक्टर्स में एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो होता है दैट इज 0 डिग्री। इक्वल वेक्टर्स में भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 0 डिग्री। और एंटी पैरेलल में आप जानते हो एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज हाउ मच, बताओ बेटा, 180 डिग्री, या इसी को हम बोलते हैं पाई रेडियंस, है ना। तो कोई भी अगर मैं एंटी पैरेलल वेक्टर लेता हूं तो उन दोनों वेक्टर्स ए और बी के बीच का एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री, यानी एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। यानी एक ऐसा है तो एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा। तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो आपस में कैसे हैं, एंटी पैरेलल। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल अगर उनके बीच का एंगल कितना हो जाए, 180 डिग्री। ये एक खास वेक्टर है अपोजिट वेक्टर, ठीक है। तो अपोजिट वेक्टर में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, सिंपल। यहां आपको ये बात ध्यान रखनी है, मान लीजिए मैंने एक ए वेक्टर लिया, ठीक है, ये रहा ए वेक्टर। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसी ए वेक्टर को 180 डिग्री से घुमाने वाला हूं। मैं कोई दूसरा वेक्टर नहीं ला रहा हूं, समझो मेरी बात, मैं दूसरा वेक्टर नहीं ला रहा हूं, मैं इसी को क्या कर रहा हूं, 180 डिग्री से घुमा रहा हूं। तो इसी को हम लोग एक और नाम दे देते हैं अपोजिट वेक्टर, या फिर इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नेगेटिव वेक्टर। तो अगर मैं किसी भी वेक्टर को एकदम उल्टा कर दूं तो सोचकर देखो, अगर राइट में +x होता है तो लेफ्ट में -x। तो अगर राइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो लेफ्ट को कैसा मानेंगे, नेगेटिव। तो अगर मैं इसी वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट कर देता हूं और मुझे एक इस तरीके का वेक्टर मिल जाता है, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई यानी वेक्टर बदल गया, ठीक है। था a लेकिन हमने इसको घुमा दिया। तो अब ये जो वेक्टर आपका बन के आ रहा है सामने, जो इस तरफ डायरेक्टेड है पर इसकी लेंथ अभी भी कितनी है, a के बराबर है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन डायरेक्शन एकदम उल्टा हो गया। ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं अपोजिट वेक्टर, और इसी को हम लोग प्यार से लिखते हैं माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, सेम। तो अगर किसी भी वेक्टर को घुमा दिया जाए कितने एंगल से, 180 डिग्री से, तो वो हमारा अपोजिट वेक्टर बन जाएगा। अच्छा, क्या डिफरेंस है अपोजिट वेक्टर और एंटी पैरेलल में? एंटी पैरेलल में दो अलग अलग वेक्टर्स को कंपेयर किया जा रहा है, यहां भी दो को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एंटी पैरेलल में दोनों के बीच का एंगल 180 है पर लेंथ सेम नहीं है। यहां दोनों के बीच का एंगल कैसा है, 180, और लेंथ भी कैसा है, सेम, यानी इक्वल का उल्टा हो गया एक तरीके से, करेक्ट। तो एक वेक्टर अगर ए है, ऐसा उल्टा कर दो, -a, ऊपर बी है, नीचे -b, सी इधर -c। तो एक वेक्टर का जस्ट अपोजिट वेक्टर जो होता है वो उसका नेगेटिव हो जाता है। तो ये हमारा अपोजिट वेक्टर है। तो हमने कौन कौन से वेक्टर देख लिए, पैरेलल, इक्वल, एंटी पैरेलल एंड अपोजिट वेक्टर्स, करेक्ट। तो अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद अगला वेक्टर जो है हमारे सामने फिफ्थ, हम उसको देखते हैं।
ओके तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 4 वेक्टर्स देख लिए थे, उसके बाद 5वां वेक्टर जो है वो है हमारा ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर ना। ऑर्थो नॉर्मल ये काफी ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है, कुछ लोग इसको ऑर्थो नॉर्मल बोलते हैं, कई बार इसको ऑर्थोगोनल भी बोल दिया जाता है ना। तो ऑर्थो नॉर्मल ऑर्थोगोनल दोनों सेम वर्ड है। तो कोई भी दो वेक्टर्स जो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए, ऐसे दो वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो नॉर्मल या ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो मान लीजिए एक वेक्टर है वो ऊपर नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है और दूसरा वेक्टर जो है वो आगे ईस्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। आपको अच्छे से मालूम है ईस्ट और नॉर्थ एक दूसरे से कितना एंगल बनाते हैं 90। तो ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स जो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, सच वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल या फिर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर के बाद 6th इज कोइनिशियल। कुछ फालतू वेक्टर्स भी हैं, आपको पता होना चाहिए बस टाइप। कोइनिशियल वेक्टर का मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये एक तीसरा वेक्टर है सी वेक्टर। आप ध्यान से देखिए ए बी और सी तीनों का टेल्स आपस में कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि तीनों का ओरिजिनेटिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट सेम है। तो ऐसे कोई भी नंबर ऑफ वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा उनको हम लोग क्या नाम देंगे, कोइनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट कोटर्मिनल वेक्टर्स। व्हाट इज कोटर्मिनल? जिनका टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम हो, है ना। हेड बताता है डायरेक्शन, तो टर्मिनेटिंग पॉइंट हेड से इंडिकेट होता है। तो कोई भी ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम हो, है ना, सच वेक्टर्स आर सेड टू बी कोटर्मिनल वेक्टर्स। अगेन बेकार, कोई काम नहीं है इसका, बस बताने के लिए बताया जाता है क्योंकि है तो है, टाइप है तो है, क्या करें, है तो है, समझे कि नहीं। तो ये आपका कोटर्मिनल वेक्टर आ गया। अच्छा, इसके बाद अगला वेक्टर जो रहता है वो फ्री वेक्टर है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इसको इंपॉर्टेंट, आप इस चीज को समझिए। एक वेक्टर डिफाइन होता है दो चीजों से, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। सो वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर मैं किसी भी एक वेक्टर को बनाता हूं, लेट अस से ये रहा मेरा ए वेक्टर, ठीक है बेटा। अब इस ए वेक्टर का कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और कुछ एक पर्टिकुलर लेंथ है। जैसे मान लो ये मार्कर है, इतने लेंथ का मैंने ए वेक्टर ले लिया। ये देखना, आप सब लोग समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा सा जरूरी है सिंपल। ये देखिए, ये मार्कर की लेंथ का ले लिया। अब सुनो, ये मार्कर मेरा ए वेक्टर है। अगर मैं इस ए वेक्टर को फ्री वेक्टर बोलता हूं तो ये पूरे 3D ज्योमेट्री में या 3 डायमेंशन में कहीं भी जा सकता है। इसको उठाकर कहीं भी रख दो, सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना, इसकी लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए और इसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। तो जैसे अभी ये यहाँ पर है, अगर मैं इसको उठाकर यहाँ ले जाऊं और एंगल को चेंज नहीं किया, लेंथ चेंज नहीं किया, तो अभी भी ये वेक्टर कौन सा है, ए। अच्छा, इसको उठाकर मैं यहाँ रख दूं तो अभी भी ये वेक्टर है ए, यहाँ रख दिया उठाकर ए। अच्छा, प्लेन से बाहर ले आया इधर, अभी भी ये वेक्टर कैसा है, ए। आप देखो ना, मैंने लेंथ बदली ना एंगल बदला। तो अगर ये मेरा ए वेक्टर है तो अभी भी ए है, अभी भी ए है, अभी भी ए है, यहाँ भी ए है, अभी भी ए है। देख रहे हो आप, वेक्टर को मैं कहीं भी घुमा रहा हूं फ्रीली, ना लेंथ बदल रही है ना इसका एंगल बदल रहा है। तो ऐसा वेक्टर जिसकी ना लेंथ बदले ना एंगल बदले, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर, है ना। ऑब्वियसली बिना लेंथ और एंगल बदले अगर आप कहीं भी ले जाओ तो वेक्टर चेंज थोड़ी ना होगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा घुमा दूं, अब ये ए था, ये ए नहीं है, ये ए था, ये बी हो गया, कुछ और हो गया। ये ए था, अभी मैंने डायरेक्शन नहीं बदली लेकिन मैंने इसकी लेंथ बदल दी, देख रहे हैं। तो अब ये वेक्टर चेंज हो गया, ये बी वेक्टर बन गया। तो दिस वाज ए एंड दिस इज बी। यहां डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, यहां क्या चेंज हुआ, लेंथ। दिस वाज ए, दिस इज बी, यहां लेंथ चेंज नहीं हुई, यहां क्या चेंज हुआ, डायरेक्शन। तो कोई भी वेक्टर जिसकी लेंथ को और डायरेक्शन को बदले बिना अगर आप उसको कहीं ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, है ना। जैसे ये ए यहां था और बी मान लो यहां था, ठीक है। आप लेंथ और डायरेक्शन बदले बिना ऐसा भी कर सकते हो कि बी को ले गए आप ऊपर की तरफ और ए को ले गए इधर की तरफ। तो अभी भी ए जो था वैसा ही रहा और बी जो था वैसा ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। ये भी ए था, ये भी ए है, ये भी बी था, ये भी बी है। तो एक वेक्टर को आप 3D में कहीं भी ले जा सकते हो बिना रोटेट किए और बिना उसकी लेंथ को चेंज किए, तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो ऐसे वेक्टर्स जनरली फ्री वेक्टर्स कहलाते हैं। एंड इन जनरल जब कुछ भी ना दिया जाए तो हर वेक्टर अपने नेचर में कैसा होता है, फ्री ही होता है। तो आप समझ गए, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर सिंपल 90 डिग्री एंगल, कोइनिशियल सेम इनिशियलिंग पॉइंट, कोटर्मिनल सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट। फ्री वेक्टर्स, एनी वेक्टर इज फ्री वेक्टर अनलेस इट इज टोल्ड कि वो बाउंड है। और फ्री वेक्टर की खासियत क्या रहती है कि उस वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे अगर आप उसको घुमाते नहीं है और उसकी लेंथ को नहीं बदलते हैं, और बाकी जहां ले जाना है वहां ले जाओ। तो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड यू कैन टेक अ वेक्टर एनीवेयर यू वांट। अच्छा, नेक्स्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
ये जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर के नाम से समझ में आ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए। सो एनी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। अब ट्रबल आ गया सामने, भैया मैग्नीट्यूड जीरो अगर हो गया तो इसको बनाएंगे कैसे, हाउ टू ड्रॉ इट एंड व्हाट टू से अबाउट द डायरेक्शन। तो अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे सर पॉइंट बना दो ना, बेटा पॉइंट को भी जब माइक्रोस्कोपिकली आप देखोगे मैग्नीफाई करके तो इसकी भी लेंथ होती है। तो ये वेक्टर जो है वो आपका जीरो या नल तो नहीं हो सकता। तो वेक्टर जीरो है अगर तो उसकी डायरेक्शन का क्या कहेंगे हम, तो आप इसको याद रखिएगा, समझिएगा। A vector is said to be zero if its magnitude is zero and the direction of zero vector or null vector is always arbitrary। कैसी होती है, arbitrary। arbitrary का मतलब कैसा होता है, कहीं भी हो सकती है, कोई नहीं बता सकता, होती है डायरेक्शन। अच्छा ये कैसे कह दिया होती है डायरेक्शन, है ना, किसी के मन में आ सकता है सर डायरेक्शन कहीं भी है, जीरो वेक्टर बना सकते नहीं हो और आप बोल रहे हो कहीं भी डायरेक्शन होगी, तो ये कैसे जस्टिफाई करें, और या फिर जीरो वेक्टर बनाए कैसे। तो आप सिंपली मेरी बात को समझना, ठीक है। एक स्केलर को दूसरे स्केलर से जोड़ो, आंसर आता है स्केलर 2 + 4 6, है ना, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 5 + 2 7। लेकिन अगर मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जोड़ूं तो आंसर भी वेक्टर ही आना चाहिए, यानी दो वेक्टर क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो रिजल्टेंट शुड आल्सो बी अ वेक्टर। अब मैं ऐसी दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूं जिसमें एक ईस्ट की तरफ डायरेक्टेड है जिसका मैग्नीट्यूड है a, और दूसरा वेस्ट की तरफ डायरेक्टेड है और इसका मैग्नीट्यूड है a। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ता हूं तो इसको कहा जाएगा a वेक्टर, तो इसको कहा जाएगा b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ a वेक्टर, है ना। तो यहां पर ये a वेक्टर है और ये माइनस a वेक्टर है। जब दोनों को जोड़ोगे तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो सम आएगा वो आ जाएगा 0। अब आपको अच्छे से मालूम है कि 0 है, चूंकि सम से आया है, वेक्टर क्वांटिटी के सम से आया है, तो कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर ही होगा। बट चूंकि सम 0 आ रहा है इसीलिए वेक्टर कैसा है, जीरो वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन भी बताना असंभव है। भाई एक बॉडी पे फोर्स आगे लगा, एक पे पीछे, मैं ऐसे खड़ा हूं, कोई इधर खींच रहा है F से, एक ने इधर खींच लिया F से, F नेट फोर्स 0, क्या है डायरेक्शन बताओ नेट फोर्स की, यू कैन नॉट से। अच्छा फोर्स 0 है क्या मेरे पे, ना इधर भी लग रहा है फोर्स, इधर भी लग रहा है, पर नेट फोर्स कितना है 0, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया फोर्स का 0, एंड डायरेक्शन जो है वो हम नहीं बता सकते, इसीलिए उसको हम बोल देते हैं आर्बिट्ररी। तो एक नल वेक्टर ऐसा खास वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 0 और उसकी डायरेक्शन होती है आर्बिट्ररी, यानी हमको नहीं बता सकते। एम आई क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का वेक्टर है। बट इन सभी वेक्टर्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो वेक्टर्स हैं वो आपको अभी समझने हैं इसके बाद। तो आफ्टर दिस नल वेक्टर वी आर मूविंग टुवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर ऑफ दिस एंटायर टॉपिक, है ना। बट बिफोर दैट आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड डायरेक्शन बिटवीन टू वेक्टर्स या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपको दे दिए जाए उनके बीच का एंगल निकालने का एक बेटा छोटा सा सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपको देता हूं कि यहां एक ए वेक्टर है, ऐसा मान लो ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में अभी एंगल दे रखा है 120 डिग्री। तो बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं, वो बोल देते हैं कि सर ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री है, जबकि ये गलत है। ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री नहीं है। तो ऐसी कहाँ गलती हो रही है, तो एक्चुअली उसके लिए उन्होंने एक रूल बनाया है। जब भी किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है तो सबसे पहला रूल, ध्यान से देखो, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, ये बी का हेड है, ये बी का टेल है। आप ध्यान से देखो एंगल बनाते वक्त इसका हेड और इसका टेल जुड़ रहा है, ये गलती हो रही है, ठीक है। कभी भी अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो या तो दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल जुड़े होना चाहिए या दोनों वेक्टर्स हेड टू हेड जुड़े होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये रहा ए वेक्टर, एज इट इज फ्री वेक्टर है तो ऐसे एज इट इज बना दिया। अब बी को क्या करो, उठाकर यहां ले आओ, है ना। तो अगर मैं बी को उठाकर यहां ले आऊं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखो, देख पा रहे बेटा। अब जो एंगल रहेगा इनके बीच का, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ये थीटा कहलाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो थीटा इज एंगल
थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए और बी के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, थीटा। अच्छा, अब इसको निकाले कैसे, ये समझो। तो एक तरीका ऐसा हो सकता था, ए को आगे एक्सटेंड कर दो। तो अगर आपने ए को आगे एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि फ्री वेक्टर है ये, तो टेल इसकी यहाँ आ जाएगी। अब ये 120 है, टोटल 180 है, तो ये थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इस केस में थीटा कितना बन जाएगा आपका, 60 डिग्री एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आप खास बात याद रखें, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, दो तरीके हैं, या तो दोनों को टेल टू टेल जोड़ दो या दोनों को हेड टू हेड जोड़ दो, आपकी चॉइस है। मैं जनरली टेल टू टेल ज्वाइन करना प्रेफर करता हूं, क्योंकि वेक्टर एडिशन में हेल्पफुल रहता है। तो आप भी वही यूज करो, है ना, कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो क्या करो, सिर्फ दोनों को टेल टू टेल जोड़ दो। एम आई क्लियर? पक्का? मुझे जल्दी से बताना, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल है 135 डिग्री, जल्दी से बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? क्लियर है? आपको मालूम है, इसको आगे एक्सटेंड कर दो तो ये बचेगा एंगल, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका, 180 माइनस 135, कितना आ गया, कितना आ गया, हाँ, 45 डिग्री। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, सिंपली दोनों वेक्टर्स को कैसे जोड़ दीजिए, टेल टू टेल जोड़ दीजिए। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं 9 तरह के वेक्टर्स, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ, हमें इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर भी देखना है, विच इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तो मैं आपको बता देता हूं वो क्या है, इसको सब लोग ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट वेक्टर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, सिंपल। इसको नोट कर लीजिएगा पॉज कर करके, है ना। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप नोट्स बनाएंगे तभी जाकर आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे और रिवाइज कर पाएंगे आगे। नेक्स्ट 10th जो वेक्टर है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, अत्यधिक महत्व है इसका, अत्यंत महत्वपूर्ण वेक्टर ना, आप समझ गए होंगे इससे। 10th इज यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा, आंखें खोलकर ध्यान से इसको देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है। आप सुनो बेटा, पहली बात इसका यूज क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, यूनिट। यूनिट मतलब यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता, एकता बोले तो वननेस, वननेस बोले तो वन। तो एक कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। तो इस वेक्टर की खासियत क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, जिसको हम अंग्रेजी में यूनिटी बोलते हैं, है ना। तो अ यूनिट वेक्टर इज सच अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, या फिर यूनिटी। तो इसका यूज क्या है, अब सोचकर देखो जरा, अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं, ए वेक्टर, तो आपको अच्छे से मालूम है इसमें दो चीजें आना चाहिए, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। मैंने आपको पहले भी पास्ट में पढ़ाया था कि किसी भी वेक्टर के माथे पे आप टोपी लगा दो, कैप, तो वो आपको डायरेक्शन दे देगा। तो ए कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो इसको हम बोलेंगे ए वेक्टर, इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब सोचकर बताओ, अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, तो ये 1 हो गया, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कर देता हूं, यानी यूनिट वेक्टर बनाता हूं, तो सिर्फ क्या दिखाई देगा, डायरेक्शन। क्या दिखाई देगा, डायरेक्शन। इसकी खासियत है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप सिंपली इसको लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर देता हूं। अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है, अ वेक्टर whose magnitude is 1, a vector whose magnitude is 1 and is used to indicate the direction of any vector is called as unit vector. So the most important aspect of unit vector is it is used to find out the direction or it is used to indicate the direction. अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड 1 लेने की जरूरत क्या थी, सिंपल, अगर मैं मैग्नीट्यूड 2 ले लेता तो फिर वेक्टर चेंज हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए यूनिट वेक्टर है एक, अच्छा ठीक है, अभी छोड़िए उसको, अभी सिर्फ इतना समझिए, एक यूनिट वेक्टर किस लिए यूज होता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। सबसे 3 जनरल बेसिक इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे सामने आएंगे, उनको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के रूप में बनाते हैं, जिसको आप लोग याद रखेंगे। अगर मान लीजिए मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं जिसमें ये हमारी y एक्सिस है,
यहाँ हमारी एक्स एक्सिस रहेगी और 3D में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये हमारी जेड एक्सिस होगी, ठीक है। तीनों एक्सिस का एक दूसरे से एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो सभी को मालूम है दिस इज 90 डिग्री, है ना। अच्छा ना, दिस इज 90 डिग्री, आप थोड़ा फील कर पा रहे होंगे जमीन के प्लेन में। और ये वाला जो है ना, ये भी हमारा कितना होना चाहिए, दिस इज आल्सो 90 डिग्री। सो नाउ वी आर हैविंग थ्री डायरेक्शंस, करेक्ट। अब बेटा अब तक क्या था, अपन लोग पढ़ रहे थे एक वेक्टर है 10 न्यूटन का ईस्ट में, एक वेक्टर है 10 मीटर पर सेकंड का वेस्ट में, है ना। एक फोर्स लगाया मैंने डाउनवर्ड, एक फोर्स लगाया अपवर्ड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सारे किसके टर्म्स हैं, ये हैं ज्योग्राफी के। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो भैया फिजिक्स वाले बहुत ही स्वाभिमानी लोग हैं, है ना, उन्हें अपनी ही चीजें बनानी है। हमारे न्यूटन ने तो भैया काइनेमेटिक्स समझाने के लिए, मोशन समझाने के लिए कैलकुलस बना दिया था, जो कि मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है आज। तो बहुत ही स्वाभिमानी लोग हैं फिजिक्स वाले। तो अब वो कैसे ये उधार ले ले ज्योग्राफी से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन हमारे लिए नहीं है, ये हमारी डायरेक्शन है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें अपनी डायरेक्शन खुद बनानी पड़ेगी। तो अपनी डायरेक्शन खुद बनाने के लिए हमने तीन एक तरीके से वो ले लिए, क्या कहते हैं जिसको हम रेफरेंस पॉइंट्स, है ना। उन रेफरेंस को हम लोग इंडिकेट करेंगे एज यूनिट वेक्टर्स, और उन्हीं के टर्म्स में हम सारी दुनिया के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनिट वेक्टर का अब जो डायरेक्शन ले रहे हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से हमें बचना है। तो अभी तक हम ईस्ट बोलते थे इधर, बट अब इधर हमारे लिए क्या है, एक्स एक्सिस, ये चेंज हो सकती है। ये था अपवर्ड, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ये था मान लो नॉर्थ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस। तो आपकी चॉइस है, एक्स वाई जेड कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर्स की, या कौन कौन से वेक्टर्स डिफाइंड है। तीन यूनिट वेक्टर डिफाइन किए गए। अगर कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो हमने उसके लिए एक खास वेक्टर बनाया जिसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज आई कैप। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम, आई कैप। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला वेक्टर बन गया आई कैप, जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को बताएगा। सिमिलरली दूसरा एक इंपॉर्टेंट वेक्टर हमने बना दिया जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन को बताता है, और इसको हम बोलेंगे जे कैप। और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को बताने वाले वेक्टर को हम लोग बोलते हैं सीधा सीधा के कैप। तो अगर कोई आपसे पूछे तो आप सिंपली बोल सकते हो आई कैप, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आई कैप क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है, जे कैप इज यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। थर्ड के कैप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। बोलते रहा करो साथ में, है ना, मुझे नहीं सुनाई दे रहा लेकिन बोलते रहा करो। तो आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड के कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अब इसका यूज क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला कि किसी एक बंदे ने दूसरे बंदे के गाल पे घूसा मारा, और जो घूसा मारा उस घूसे का जो फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड था 10 न्यूटन और डायरेक्शन थी ईस्ट। अब ये अच्छा नहीं लग रहा लिखने में, फोर्स इज 10 न्यूटन इन ईस्ट, ज्योग्राफी क्यों उधार लें इनसे। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया और हमने इसको लिख दिया कि मैग्नीट्यूड कितना है उसका, बोले 10। अच्छा, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, और ईस्ट को हम लोग इंडिकेट करते हैं यूनिट वेक्टर से, तो हमने यहाँ लिख दिया 10 आई कैप। तो अब कभी भी आपको किताबों में 10 आई कैप, 5 जे कैप, 6 के कैप लिखा मिले तो आप समझ जाना, के कैप का मतलब हो गया डायरेक्शन और 6 है उसका मैग्नीट्यूड। तो 10 आई कैप का मतलब हो गया ये वाला वेक्टर, समझे। अच्छा, वहीं पर अगर मैं F1 नाम रख देता हूं इसका, तो ये हो गया F1 वेक्टर। वहीं पर अगर मैं F2 वेक्टर बनाना चाहता, है ना, लेट अस से मैं बोलता हूं कि F2 वेक्टर कितना होगा, तो आप बोल दोगे सर F2 वेक्टर होना चाहिए आपका, लेट अस से 20 न्यूटन या 10 न्यूटन ही लो, 10 न्यूटन इन साउथ। तो अब साउथ हमारे लिए नीचे है, तो साउथ अगर नीचे है तो आपको अच्छे से मालूम है कि 10 की लेंथ पे एरो बनाना है और नीचे की तरफ पॉइंटेड होना चाहिए। पर इसको लिखें कैसे, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या रहेगा, 10 तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन आप देखो ऊपर अगर जे है तो नीचे क्या होती है, अपोजिट वेक्टर यानी माइनस जे। तो आप कहीं भी 10 माइनस जे लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ गए कि वो डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। तो यूनिट वेक्टर की खासियत ये है
कि ये हमें एक लिखने का तरीका बता रहा है, हमें पता चल रहा है कि वेक्टर्स को लिखना कैसे। अब तक तो हम ज्योग्राफी का इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से F2 वेक्टर मुझे मिल गया। अच्छा, कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे मान लो ये रहा XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इस XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, हमारा वेक्टर इधर की तरफ है। अब हमारा वेक्टर ना I में है ना J में है, इनफैक्ट I और J दोनों में मिला के। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी डॉटेड लाइंस बना देते हैं और बोल देते हैं कि अगर ये वेक्टर A वेक्टर है तो ये इसका यहां से यहां तक का जो लेंथ रहेगा इसको हम बोल देंगे X कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर, और यहां से यहां तक की जो लेंथ रहेगी उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, Y कंपोनेंट। यानी कि A का Y पे शेडो कितना है और A का X पे शेडो कितना है। तो यहां से हमने X और Y कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर लिख लिया। अच्छा, एक खास बात याद रखना, अगर एक वेक्टर दो चीजों से मिलकर बन रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो फिर आप जानते हो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे हम। डायरेक्शन इज सिंपली गिवन एज वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछे कभी कि A का डायरेक्शन कितना है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कितना है, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट इट डाउन एंड लर्न इट, है ना। वेक्टर्स डायरेक्शन इज डायरेक्टली फाउंड आउट बाय डिवाइडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर बाय द वेक्टर। तो अगर एक वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। लॉजिकल है, देखो 10 माइनस जे कैप में से 10 डिवाइड कर दो, कितना बचा, माइनस जे कैप डायरेक्शन। 10 आई कैप में से 10 से डिवाइड कर दो, इसको क्या बचा, आई कैप डायरेक्शन। अच्छा, इस तरह के वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसे लिखते हैं ये हमें भी सीखना है, तो इसको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। बट उसके पहले एक लास्ट चीज और देख लो, यूनिट वेक्टर का जो आपको आइडिया होना चाहिए, ये कि इसका यूनिटी मैग्नीट्यूड होना क्यों जरूरी है। मान लो मैं आपसे बोलूं 10 न्यूटन इन ईस्ट और मैं यूनिट वेक्टर को डिफाइन करता 2 आई कैप, तो अब जैसे ही मैं 2 आई कैप को 10 से मल्टीप्लाई करता तो 20 बन जाता, यानी मेरा जो फोर्स है मैंने दिया था 10 पर आ कितना रहा है 20। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने पर कोई भी चेंजेस ना आए। तो यूनिट वेक्टर इसीलिए मैग्नीट्यूड उसका कितना होता है 1। तो यूनिट वेक्टर इज अ स्पेशल वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड इज यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन। एंड इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तीन खास वेक्टर है I, J और K, करेक्ट। तो I, J, K हमारे सामने इस तरीके से इंडिकेटेड है। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स। तो ये 10 वेक्टर्स जो मैंने आपको पढ़ाए ये खास है। इसके अलावा भी और होते हैं, ऐसा नहीं है कि और नहीं होते, बट कुछ अभी जरूरी नहीं है, तो इसीलिए अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पोजीशन वेक्टर आगे आएगा, मैं उसको लेकिन आगे ही बताऊंगा, फिलहाल नहीं। तो आफ्टर यूनिट वेक्टर नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, क्योंकि जब आप उसके एडिशन को सीखेंगे तब आप इन चीजों को निकालना सीख पाएंगे, फिर आप किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन सीख सकते हैं। सो अब इन सब चीजों के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा एंड आई होप आप लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से। शुरुआत है, बेसिक है, सिंपल चीजें हैं, कुछ लोगों ने पढ़ी होंगी, सिर्फ सुन लो मेरे लिए। एंड आगे जैसे ही हम इनको आगे बढ़ाएंगे फिर आप इसके डेप्थ में और इसके अच्छे क्वेश्चंस में एंटर कर पाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट रह गया हो तो बेटा नीचे उसको कमेंट में डाल देना, मैं हेल्प करूंगा आपको। एंड पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।